हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज ही हमारा थर्ड प्रीवियस ईयर पेपर है DSSB PRT 2018 का, जिसमें हम 100 मार्क्स का पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 2 पेपर हम कर चुके हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये सेशंस आपके लिए बेस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कम समय में क्लियरली, कोई जल्दबाजी नहीं, जिस क्वेश्चन में टाइम देना है उसमें टाइम दिया जाएगा, नहीं देना उसमें नहीं दिया जाएगा। उस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। और मेरा ये मानना है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके आए हैं तो डेफिनेटली आपका कुछ यहाँ से आप लेकर जाएं, कुछ सीख कर जाएं। ठीक है, सही, सिर्फ यही मोटिव है। और पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। शुरुआत की है हमने PYQ से। इसके अलावा KVS के PYQ भी डिस्कस करेंगे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आए हुए हैं। और फिलहाल हम TSSB के PYQ डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम टॉपिक वाइज भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपरली। NIOS हो, IGNOU हो, सारी चीज़ों को लेकर NCERT वगैरह। लेकिन वो तभी मैं डिस्कस कर पाऊँगी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और डिमांड करोगे। फ़िलहाल हम PYQs कर रहे हैं तो इन पर फोकस करते हैं। सो मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है, आपके साथ यहाँ पर नॉलेज को शेयर करना और आपके सिलेक्शन में एक मेट का रोल प्ले करना, कि शायद मैं आपकी थोड़ी हेल्प आपके सिलेक्शन में कर पाऊँ, जिसमें भी आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। जो भी नए लोग जुड़े हैं, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। और अब बस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। थर्ड पेपर है ये हमारा आज का। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 50 दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा कंप्लीट पेपर आपका हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी चैनल के बारे में, वीडियोज़ के बारे में। बाकी आप जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ तो जैसा आपको सही लगता है यू कैन गो फर्दर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और अब पूरा फोकस रखेंगे क्वेश्चंस पर, इनको समझने पर। और पेन पेपर लेकर बैठिएगा, नोट करिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का जो ये डाउट है ना कि किस किस टॉपिक से पढ़ें, बहुत वास्ट सिलेबस है, वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पियाजेज स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। पियाजे की टॉपिक का नाम पियाजे। ठीक है, तो पियाजे की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। कितनी स्टेजेस हैं आपको पता है? 4 स्टेजेस हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको उनका ऑर्डर भी दिया गया है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। भूलना नहीं, आज के बाद पढ़ेंगे इसी तरह से। पहली स्टेज कौन, 4 स्टेजेस दी हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं कौन? पियाजे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस है। पहली सेंस से शुरू करते हैं, प्री की ओर जाते हैं, उसको कंक्रीट करते हैं, देन फॉर्मेलिटी करते हैं। कैसे भी, जैसे भी आप बेटर कनेक्ट करके याद कर पाओ, ठीक है, वैसे करना। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, ठीक, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री आएगा तभी तो कंक्रीट आएगा, तो सेंसरी, प्री, कंक्रीट, फॉर्मल। आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके 1-2 बार और पढ़ लो, फिर आप बिल्कुल कभी भी नहीं भूलोगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, जो सत्तावादी माता पिता होते हैं, वो डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट एडरेंस को टू रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के कठोर मानकों का सख्ती से अनुवर्तन करने की मांग। सिंपल सी बात है, जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो अथॉरिटी अपनी दिखाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को पिक करने के लिए, सीखने के लिए या अचीव करने के लिए, ठीक है। वो अपनी स्ट्रिक्ट जो है सख्ती दिखाते हैं पर्टिकुलर जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि आप अचीव करो उसके प्रति। सिंपल सी ये बात कही गई है, अथॉरिटी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे इज़ मेनली नोन फॉर स्टडीइंग। तो पियाजे, अगर आप ये अभी तक नहीं जानते हो स्टूडेंट्स, कि पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अब जान जाइए और अब मत भूलना। और 4 स्टेजेस की इन्होंने बात की है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल।
अगले पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अच्छा देखो, पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने देख लिए, 2 देख लिए ना, अगला भी उन्हीं से रिलेटेड है। अ चाइल्ड इज़ लार्जली नॉन वर्बल, इज़ लर्निंग टू कोऑर्डिनेट पर्पसफुल मूवमेंट्स विद सेंस इंफॉर्मेशन एंड इज़ डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो पियाजे के कौन से स्टेज में बच्चा है, सेंसरी मोटर में है। अब देखो ये जो डिटेल है ये तो मैं आपको थ्योरी क्लास में बता सकती हूँ, वरना हम फिर 1 या 2 क्वेश्चन पर ही रह जाएंगे, है ना। ये बस सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में बताया गया है। और अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली हम थियरी क्लासेस को भी शुरू करेंगे, साथ साथ ही करेंगे। PYQs भी चलते रहेंगे, थियरी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी इफ़ यू डिमांड। ठीक, तो सेंसरी मोटर में क्या होता है, एक बच्चा मुख्य रूप से गैर मौखिक है, बोल नहीं सकता, नॉन वर्बल। वह बोल नहीं सकता इन द सेंस, ये नहीं कि वो बोल ही नहीं सकता, मतलब वो बोलता नहीं है, नॉन वर्बल स्टेज में है। वो इंद्रिया बोध जानकारी से उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों का समन्वय करना सीख रहा है, कोऑर्डिनेशन सीख रहा है वो सेंसेस के थ्रू, और वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा विकसित कर रहा है। तो वो कौन सी अवस्था में है, सेंसरी मोटर स्टेज में है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है सिफेलोकैडुअल मीन्स, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकैडुअल मीन्स होता है फ्रॉम हेड टू टोज, ठीक है, हेड टू टोज, ऊपर से नीचे की तरफ भी कह सकते हो या हेड टू टोज कह सकते हो, ठीक है, सिर से पैर के पंजे तक, ऊपर से नीचे, हेड टू टोज, इसको क्या बोला जाता है, सिफेलोकॉर्डुअल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, यू लीव योर चाइल्ड विद अ बेबी सिटर, व्हेन यू रिटर्न योर चाइल्ड इग्नोर्स यू, योर चाइल्ड्स बिहेवियर इंडिकेट्स डैश अटैचमेंट। भाई आपके अपने बच्चे को एक बेबी सिटर के साथ छोड़कर जाते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर जो वर्किंग बेबी सिटर्स होते हैं वो हो सकता है। अब जब आप वापस आते हो तो आपका बच्चा आपको इग्नोर करता है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये बिहेवियर क्या शो करता है, तो ये सिक्योरली अटैच्ड शो करता है, ठीक है। योर चाइल्ड्स बिहेवियर इंडिकेट्स सिक्योरली अटैच्ड, यानी कि वो सिक्योरली अटैच हो चुका है चाइल्ड केयर से या बेबी सिटर से, क्योंकि इसीलिए तो आपको इग्नोर करना है, वरना वो आते ही आप पर मतलब आपके साथ होने को करेगा, ठीक है, आपके पास आने को करेगा, तो वो सिक्योरली अटैच्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज दैट बिटवीन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के टॉपिक से क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। तो एरिक्सन कहते हैं कि जीवन का जो पहला साल होता है उसमें जो मेन हमारा कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष रहता है वो किसके बीच रहता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में रहता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, a child who is just starting school, trying to learn good habits and to do well, is in Erickson's stage of development called. Erikson की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में इसको बोलेंगे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। एक बच्चा है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, अच्छी आदतें और अच्छा करना सीख रहा है। ये एरिक्सन की किस अवस्था, विकास की एक अवस्था है जिसे हम पहल बनाम अपराध बोध कहते हैं। पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एरिक्सन के थियरी से दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। इनमें से इमोशनल अटैचमेंट को कौन शो कर रहा है, सेपरेशन एंजाइटी, दूर जाने की घबराहट, है ना, कि मान लो कोई बच्चा है, उसकी मम्मी भी काम पर जाती हैं, पापा भी काम पर जाते हैं और उनके जाने का टाइम हो रहा है, तो बच्चे को एक सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। वाइस वर्सा ये पेरेंट्स को भी हो सकती है, ठीक है, तो उस तरह से बात चला है, तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट शो करता है ना। तो सेपरेशन एंजाइटी, इम्प्रिंटिंग, लर्निंग टू वॉक, लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई इमोशनल चीज़ नहीं है, लेकिन सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, ऑब्वियसली दैट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल अटैचमेंट। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू स्कीमास इज नोन एज एसिमिलेशन। जब आप इन्फॉर्मेशन को स्कीमा में ले जाते हो तो उसको एसिमिलेट कर लेते हो, आत्मसात कर लेते हो, उसको आत्मसातकरण बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू स्कीमा कॉल्ड एसिमिलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड लर्नर्स डोंट एग्जिबिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं उनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता इनमें से? इंगेजिंग इन दी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड क्लैपिंग, रॉकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जबकि उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या हो सकते हैं? डीप इंटेंस फीलिंग एंड रिएक्शन, फीलिंग अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ़ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी गिफ्टेड है। तो अगर कोई चैलेंजिंग चीज़ या एक्टिविटी क्लास में नहीं हो रही है तो वो बोर फील करते हैं। हाईली सेंसिटिव होते हैं, डीप इंटेंस फीलिंग और रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा, इंगेजिंग इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड क्लैपिंग, ये इसमें नहीं होगा। बाकी गॉड गिफ्टेड कह लो या गिफ्टेड लर्नर में ये तीनों ऊपर वाली जो मैं हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं ये होंगी, फोर्थ नहीं होगी। ताली बजाना, रॉकिंग, ये सब उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम अ टीचर कैन इन्हांस लर्निंग बाय। एक एलिमेंट्री क्लासरूम में टीचर लर्निंग को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, कनेक्टिंग द कंटेंट टू लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप चीज़ें उनको सिखाओगे तो उससे उनकी लर्निंग सबसे अच्छे तरीके से इन्हांस होगी। क्योंकि प्राथमिक कक्षा की बात चल रही है, एलिमेंट्री क्लास की, तो उसमें बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हैपन्स इन। तो बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट में होगा, अथॉरिटेरियन में नहीं होगा, कंट्रोल्ड में नहीं होगा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जहाँ पे बच्चे को अपनी बात रखने का, सुनने का सभी तरीके से मौका मिलेगा, वहाँ बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग एंड राइटिंग इज़ अ सिम्टम ऑफ डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर आपके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो याद रखना, ध्यान रखना, जब रीडिंग और राइटिंग में डिफ़िकल्टी हो तो ये डिसलेक्सिया का सिम्टम है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोशल कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज स्टेटेड बाय वाइगोत्स्की। सोशल लर्निंग की बात कौन करते हैं? लर्निंग को सोशल कौन बोलते हैं? और भी साइकोलॉजिस्ट ने बोला है लेकिन मेनली जो फोकस करते हैं समाज पर लर्निंग को, वो वाइगोत्स्की करते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगे ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ नहीं है, समाज से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो आप मार्क कर सकते हो वाइगोत्स्की। लेकिन यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट क्या है फिर से पढ़ लो कि सीखना डायरेक्टली, सीधे सीधे एक क्या है, सोशल काम है, मतलब सोशली ही बच्चा सीखता है, टोटली डिपेंडेंट है सोशल कंटेक्स्ट पर लर्निंग। किसने बोला? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइको सोशल डिलेमा एट स्टेज ऑफ लाइफ। ये एरिक एरिक्सन ने बोला है। ठीक है, एरिक एरिक्सन ये मानते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक चरण में एक स्पेसिफिक मनोसामाजिक दुविधा में फंसते हैं, फेस करते हैं। एरिक्सन से दूसरा सवाल है। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ की हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ टिपिकल या कुछ ना कुछ ऐसे डलाइमा में फंसते हैं, दुविधा में। ठीक है, जो कि क्या होता है, साइको सोशल होता है। अगला क्वेश्चन, रिवॉर्ड्स लाइक सोशल टोकन एक्टिविटी, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं। ये टॉपिक आपका कौन सा आ गया? मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंस जो रिवॉर्ड्स आते हैं, सोशल टोकन एक्टिविटी, टोकन मिलेगा ये करने पर। ठीक है, तो ये सब आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं। सामाजिक प्रतीक, क्रियाकलाप जैसे पुरस्कार किस में आते हैं? बाह्य प्रेरणा में। ट्रू एजुकेशन वर्क्स टूवर्ड्स, जो एक सच्ची शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, वो किसकी दिशा में कार्य करती है? डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग वेरियस फैकल्टीज़ ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो माइंड एंड बॉडी की वेरियस फैकल्टीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन और हार्मनी डेवलप करना ही वास्तविक एजुकेशन है, शिक्षण है। दिमाग और शरीर की विभिन्न क्षमताओं के बीच समन्वय एंड कोऑर्डिनेशन स्वाद विकसित करना। हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं हमारी बॉडी की और माइंड को कोऑर्डिनेट करके अगर आप चल रहे हो
तो वही ट्रू एजुकेशन है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलबर्ग इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च इन एरिया ऑफ डैश डेवलपमेंट। भाई लॉरेंस कॉलबर्ग, सीटेट क्लियर किया होगा आपने डेफिनेटली, ऑब्वियसली दैट्स वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TTSPRT एग्जाम। सीटेट पेपर 1 क्लियर होगा आपका। मोरल डेवलपमेंट के लिए कौन जाने जाते हैं? कॉलबर्ग। कॉलबर्ग से क्वेश्चन है, टॉपिक नोट कर लो। ठीक है, कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, conforming in the expectations of others or to socially accepted rules and values describes a person at dash level of morality। आप कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी पर हो। ठीक है, कब? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो हिंदी में ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस और चीज़ें सीधे समझ आ जाती हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर अपनी मदर टंग में ही समझ आती हैं, तो क्यों ना मदर टंग में पढ़ लिया जाए, जिससे आपको आराम से समझ आ जाए। ये कह रहा है कि दूसरों की अपेक्षा या सामाजिक रूप से स्वीकृत नियमों और मूल्यों की जो अनुरूपता है, ये नैतिकता की कन्वेंशनल लेवल पर आती है, कि दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, समाज के क्या रूल्स और वैल्यूज़ है। इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, तो ये कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी होता है, परंपरागत रूप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिवॉर्ड्स आर ऑफन कन्फ्यूज्ड विद इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। ये कह रहे हैं पुरस्कार अक्सर किससे भ्रमित होते हैं? आंतरिक प्रबलक। पुरस्कार रिवॉर्ड्स आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। ठीक है, तो ये किससे अलग है, किससे भ्रमित होंगे? इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवॉर्ड्स, पुरस्कार आते हैं किसमें? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो ये किससे कन्फ्यूज्ड या भ्रमित होते हैं? इंट्रिंसिक इन्फोर्समेंट से, आंतरिक प्रबलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंटीग्रेटेड क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड enhances the learning experiences of all students। ये किस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज इट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिंपली ये क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रेटेड क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से बच्चे हैं। ठीक है, ये इन्हांस कर रहा है, ये जो क्लासरूम है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बच्चों की बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं, एक जगह मिलकर पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई, बुक्स, करिकुलम ही नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उनमें डेवलप होती हैं। उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, सोचने का नज़रिया अच्छा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें डेवलप होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑफ consciousness to be educated, lack of safe transportation for girls to go to school, financial constraints in the family, conservative mentality, and the lack of women teachers in primary and middle schools are major barriers in girls education। obvious सी बात है। सो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द मेजर बैरियर्स इन गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, एक तो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस टू बी एजुकेटेड, दिमाग से कोई ज़्यादा ऐसा सोचता ही नहीं है ज़्यादा कि गर्ल्स को एजुकेशन देनी चाहिए, वो एजुकेट होनी चाहिए, कॉन्शियस नहीं होते हैं गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आती है, कैसे जाएगा कैसे, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी का बहुत इशू रहता है। फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, तो उसमें भी सोचते हैं घर वाले कि बेटे को पढ़ा लो, तो कमा के अपने घर लाएगा अगले दिन को, बेटी को पढ़ा कर क्या करना है। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, तब भी ऐसा लोगों की सोच होती है। कंजर्वेटिव मेंटालिटी, लड़की को पढ़ा कर क्या करना है, ठीक है। एंड लैक ऑफ वीमेन टीचर्स, ऑब्वियसली स्कूल्स में वीमेन टीचर्स की कमी के कारण। तो ये सारे बैरियर्स होते हैं गर्ल्स एजुकेशन परस्यू करने में, कंटिन्यू करने में। और आज के समय में 2025 में भी मैं ये बोलूँगी कि इनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें करेक्ट हुई हैं, बट ये सभी चीज़ें अभी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में, जो कि धीरे धीरे ऑफ कोर्स
बदलनी चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए। बहुत बदल भी रही है, काफ़ी हद तक बदल रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है और ये सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं गर्ल्स एजुकेशन में। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गर्ल्स एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NPE, regional imbalances in the provision of educational facilities should be corrected and good education facilities should be provided in rural and other backward classes. This is known as equalization of education opportunities. एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का आप इक्वलाइजेशन करो, सबको बराबर एजुकेशन दो। तो NPE कहता है कि NPE ये आपका कहता है रीजनल इम्बैलेंसेस है जो कि प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ देने में ये करेक्ट होने चाहिए। गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए रूरल और बैकवर्ड क्लासेस में भी। तो ये इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में आता है, यह कहा जाता है। शैक्षिक अवसरों की समानता में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन द पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी टेक्नोलॉजी and instructional systems design that aims to deliver education to the students who are not physically on site. तो डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा होता है, डिस्टेंस एजुकेशन में ही तो ऐसा होता है जो कि हमें हमारी पेडागोजी एंड्रोगोजी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिज़ाइन इन सब पर फोकस करता है और फिज़िकली प्रेजेंट ना होकर, ठीक है, ऑन साइट ये हमें एजुकेशन देता है। तो वो क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षण मुहिम। ग्राम शिक्षण मुहिम, फार्मर्स एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी NAEP, जन शिक्षण निलायम आर दी एफर्ट टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडल्ट एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। अच्छा, ये एक एफर्ट है विच इज़ टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडल्ट एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षा मुहिम, कृषक शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता। यहाँ पर NAEP जन शिक्षा निलयम भारत सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई है प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 रिकमेंड्स दैट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या रिकमेंड करता है? इनमें से तो B and C आर ट्रू, B और C करेक्ट है। B क्या कहता है? NCF के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक्स एंड अदर मटीरियल शुड इनकॉर्पोरेट लोकल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल स्किल्स। टेक्स्ट बुक को और अदर जो भी मटीरियल है स्टडी से रिलेटेड उनको कॉर्पोरेट करना चाहिए, लोकल नॉलेज और जो भी हमारे ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको साथ में लाना चाहिए। स्कूल शुड प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू चाइल्ड्स होम एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड किया जाए जो कि बच्चे के घर और समाज के एनवायरनमेंट के जैसा हो। तो ये आपके B और C जो है करेक्ट है, NCF इनको रिकमेंड करता है। स्कूल को स्फूर्तिदायक माहौल प्रदान करना चाहिए जो बच्चे के घर और सामाजिक माहौल की प्रतिक्रिया दे। पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री में स्थानीय ज्ञान और परंपरागत कौशल को शामिल या इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, creating awareness in community, use of media in portraying a positive image of women, financial assistance to poverty stricken families, counseling of parents and children from unprivileged families. These are the initiatives to be taken for promoting girls education. गर्ल्स एजुकेशन में क्या क्या फ्लॉज थे, है ना, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं वो हमने देखे। अब बात आ रही है कि इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस इन कम्युनिटी, यूज़ ऑफ मीडिया जहाँ पर वुमेन की पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज़, काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज़, ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, एडुकेटिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इज स्टिल अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट, द मेजर चैलेंजेस आर। सो ये कह रहा है कि जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करना अभी भी गवर्नमेंट के लिए एक मेजर कंसर्न है। तो क्या मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं इनको एजुकेट करने में? A, C और D जो है वो करेक्ट है, तो पढ़ लेते हैं।
पुअर इकोनॉमिकल एंड कंडीशंस, रिलक्टेंस ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड एजुकेशन, पेरेंट्स का भी कोई खास ध्यान नहीं एजुकेशन की तरफ, और उनकी जो कंडीशन है वो भी पुअर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ, ये नहीं है इसमें, सी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन गैप एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है, मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड लैंग्वेज चेंजेस। देखिए, पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन है, पेरेंट्स की अवेयरनेस कम है एजुकेशन को लेकर, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कम्युनिकेशन गैप है, रिसोर्सेज की कमी है, लैंग्वेज रिलेटेड चैलेंजेस भी बच्चों को देखने को मिलते हैं स्कूल्स में अगर वो जाते हैं तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। तो ये सब मेजर कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के, ये सब चैलेंजेस हैं, ठीक है। ट्राइबल बच्चों को अगर वो एजुकेट करने जाती है, सब चैलेंजेस उनको देखने को मिलते हैं सरकार को। अगला क्वेश्चन है, जेंडर इज़ अ डैश टर्म रेफरिंग socially defined roles and behavior assigned to males and females in a given society, whereas the term sex is a dash phenomena which defines men and women. So ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, और टॉपिक का नाम है जेंडर। जेंडर एक सोशियो कल्चरल टर्म है, हम लोगों ने बनाई है कि मैन ये काम करेगा, विमेन ये काम करेगी। तो ये क्या हो गई, एक सामाजिक और सांस्कृतिक टर्म हो गई जो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, शुरू की गई। जबकि जो लिंग होता है, सेक्स होता है, वो एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या है आपका फिनोमिना होता है। बेसिकली आपको बायोलॉजिकल ही देखने को मिलेगा, सेक्स इज बायोलॉजिकल फिनोमिना एंड जेंडर इज सोशियो कल्चरल फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रिंग्स ऑल स्टूडेंट टुगेदर इन वन क्लासरूम एंड कम्युनिटी। ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, बहुत ही अच्छा सवाल है। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों को साथ लाती है, चाहे किसी भी कम्युनिटी बैकग्राउंड से हों, regardless of their strengths, weaknesses in any area, and seek to maximize potential of all students. सभी बच्चों का पोटेंशियल बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम में। अगला है, हाउ कैन अ स्पेशल स्कूल बी मेड इंक्लूसिव। एक स्पेशल स्कूल को इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग स्पेशलाइज्ड टीचिंग एंड लर्निंग इन एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। अगर आप एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में, तो स्पेशल स्कूल आपका इंक्लूसिव बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ड्राफ्टेड द एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन in education of children and youth with disability, IECYD. This action plan envisions that all children with a disability will have access to the mainstream education. तो ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री द्वारा। सो HRD मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट किया एक एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी। इनके इंक्लूजन करने को किसने शुरू किया, HRD मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन डैश फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिफिकल्टीज अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल, the school makes minimal attempts to address any specific academic or social needs of the children. They must adapt themselves to the environment, whereas in dash the school evaluate its existing capacities and become accessible to all children। देखो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है वो बताया गया है, और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है वो बताया गया। सो व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, द स्कूल इवेल्यूएट करता है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और एक्सेसिबल बनने की कोशिश करता है फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो ये इंक्लूसिव हो गया। इंटीग्रेटेड में क्या है, फॉर ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज अटेंड करते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम स्कूल को द स्कूल में एक मिनिमल अटैम्प्ट टू एड्रेस
any specific academic or social need of children and they adapt themselves to the environment। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पर बात हो रही है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, जिसमें विकलांग बच्चों या मुख्यधारा के स्कूल में विद्या प्राप्त में कठिनाई का जो सामना कर रहे हैं उन बच्चों के लिए स्कूल बच्चों की किसी विशेष शैक्षिक या सामाजिक ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए कम से कम प्रयास करता है, न्यूनतम प्रयास करता है, और उन्हें स्वयं को माहौल के अनुरूप करना चाहिए। एकीकृत शिक्षा में ये होता है। समावेशी शिक्षा में स्कूल अपनी मौजूदा क्षमताओं का मूल्यांकन करता है, एनालाइज करता है और बच्चों के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक प्लानिंग। तो एकेडमिक प्लानिंग के लिए विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रोग्राम्स आउटकम होनी चाहिए, मेथड्स होने चाहिए और असेसमेंट्स होने चाहिए। इफ़ यू हैव टू प्लान एकेडमिक्स, एकेडमिक प्लानिंग के लिए विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रोग्राम की क्या आउटपुट रही वो होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, देन असेसमेंट इन दी लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम शुड फोकस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो, एजुकेशन किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं कि कोई बच्चा थर्ड में है तो उसे बस इतना पढ़ाओ कि वो थर्ड क्लास तक कि उसको संभाल के रखे, आगे भूल जाए, नहीं। लर्निंग का फोकस या करिकुलम का फोकस किस पर होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर। ठीक है, कि आप एजुकेट कर रहे हो किसी बच्चे को लाइफ लॉन्ग के लिए, तो करिकुलम शुड फोकस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नीडेड फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए क्या क्या ज़रूरत है, गोल, टारगेट, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, अपॉर्चुनिटी फॉर रिवीजन, ये सब होना चाहिए। स्कूल के इम्प्रूवमेंट प्लान में क्या गोल है, टारगेट्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, टाइमलाइन इसके इस समय के अंदर करना है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर रिवीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पढ़ लेते हैं। पहला है करिकुलम डेवलपमेंट फोकसेस प्राइमरली ऑन कंटेंट एंड द एरियाज रिलेटेड टू दिस। करिकुलम बनाते समय फोकस किस पर होता है, मेनली कंटेंट पर, करेक्ट बात है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट इज मोर ऑफ अ माइक्रो एक्टिविटी दैट बिल्ड्स ऑन करिकुलम डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग फॉर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद इन कोर्सेस। कह रहा है कि अनुदेशात्मक विकास अधिकांशतः सूक्ष्म गतिविधि होती है जो पाठ्यचर्या के अंदर विशेष विद्या प्राप्ति के अनुभवों की योजना और तैयारी के माध्यम से पाठ्यक्रम के विकास पर निर्मित होती है। तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके आप फिर से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ लर्नर इन चॉक एंड टॉक मेथड। तो चॉक एंड टॉक मेथड में जो छात्र है वो पैसिव रहता है, ठीक है, निष्क्रिय रहता है, पैसिव। किसमें, चॉक एंड टॉक मेथड में, लेखन वाचन विधि में। नेक्स्ट है शो योर कंसेंट और डिसएग्रीमेंट विद दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो ड्यू टू ICT द टीचर्स रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ लर्निंग टू क्रिएटर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। आई स्ट्रांगली एग्री विद स्टेटमेंट। जब से आपका ICT इंट्रोड्यूस हुआ है एजुकेशन में, तो टीचर का जो रोल है वो कंट्रोलर से क्रिएटर पर जा चुका है, कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करता बल्कि एक ऐसा माहौल बनाता है टीचर जिससे बच्चा अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाए। किसकी हेल्प से, ICT की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ICT इन क्लासरूम टीचिंग। ICT से सवाल आ रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग में ICT का क्या बेनिफिट है। थर्ड ऑप्शन बोथ, इट इनकरेजेस इंट्रैक्शंस एंड डेवलप्स कोलैबोरेटिव कल्चर। इंट्रैक्शंस बढ़ाता है, बच्चे इंटरेक्ट करें आपस में, और कोलैबोरेटिव कल्चर को बढ़ावा देता है, साथ में मिलकर सीखने को या करने को बढ़ावा देता है। दूसरा है इट यूटिलाइजेज एक्टिव लर्निंग एंड इंट्रोड्यूसेस फीडबैक इन अ प्रॉपर वे। एक्टिव लर्निंग को यूटिलाइज करता है और फीडबैक भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर इंटीग्रेटिंग ICT इन टीचिंग लर्निंग। सो टीचिंग लर्निंग में ICT को लाने के लिए कौन सा सुटेबल मेथड नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है, ठीक है। इसमें वेब बेस्ड लर्निंग आएगी ICT में, M लर्निंग आएगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग
आएगी, कोऑपरेटिव इसमें नहीं आएगी, याद रखना आईसीटी में कोऑपरेटिव नहीं आएगी, कोलैबोरेटिव आएगी, ठीक है। सहकारी नहीं, सहयोगपूर्ण शिक्षण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ टीचर यूजेज आईसीटी बेस्ड मेथड्स इन द क्लासरूम, टीचर को आईसीटी बेस्ड मेथड्स क्लास में यूज़ कर रहा है, व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ लर्नर, तो लर्नर कोलैबोरेटिव लर्नर होगा। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है आईसीटी में, कोऑपरेटिव नहीं होती, कोलैबोरेटिव होती है। तो अगर कोई टीचर आईसीटी मेथड यूज़ कर रहा है क्लास में, तो वहाँ पर भाई कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व द कॉस्ट प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अगर आपको कॉस्ट प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी को सॉल्व करना है तो BYOD मेथड बेस्ट है, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, ठीक है। ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व कॉस्ट प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है? सो ओपन कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एट वन पेस, ठीक है। ओपन कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एट ओन पेस, ठीक है, अपनी स्पीड से, अपनी तरीके से ओपन कोर्सेज हों थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, यही वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर पब्लिश्ड मटीरियल। और पब्लिश्ड मटीरियल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कॉपीराइट, ऑब्वियसली कॉपीराइट लगा कर ही आपने जो पब्लिश कर दिया है कंटेंट, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको कोई और यूज़ ना करे, बाय यूजिंग कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। मैच करिए, सही से सही को मैच करिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करिए, ट्रू और फॉल्स, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे? कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी सीधा सीधा आप सोच रहे हो जितना आपको बताया जा रहा है, सीधा सीधा, ये सही है गलत, आपने बोला सही, ये खाली जगह है इसमें कुछ फिल करिए, आपने फिल कर दिया। अब आपको बोला जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, या लास्ट ट्रिप पर आप जहाँ गए थे उसके बारे में अपने शब्दों में कुछ बताइए, तो आप उसमें सोचोगे ना, सोच कर बोलोगे कि ये मैं बता सकती हूँ, ये बता सकती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। व्हेन यू हैव टू चूज़ वर्ड टू स्पीक, यू हैव टू से समथिंग, यू हैव टू थिंक। लेकिन कन्वर्जेंट में सीधा मैच कर दो, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये कन्वर्जेंट में है। डाइवर्जेंट में जब आप सोचते हो, दिमाग पे जोर डालते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच रेफर्स टू। टेलीग्राफिक स्पीच क्या है? द सिंपल टू वर्ड सेंटेंसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब है सिंपल टू वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, दो वर्ड सेंटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली स्पीच है, ठीक है, याद रखना। टेलीफ्रिक भाषण किसे कहते हैं? प्रारंभिक उच्चारण की सरल दो शब्दों के वाक्यों वाली विशेषता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज। बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? दूसरों को सुनकर सीखता है, बाय लिसनिंग टू अदर्स। बच्चा जब दूसरों को बोलते हुए सुनेगा वो तभी लैंग्वेज को लर्न करता है, ये बात आप याद रखिएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50th, व्हाट इज़ अ परफेक्ट एज टू लर्न लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बर्थ, यू कैन लर्न राइट फ्रॉम द बर्थ, जन्म होते ही आप जो है कुछ भी लर्न करना, स्पेसिफिकली लैंग्वेज को लर्न करना सीख सकते हैं फ्रॉम योर बर्थ, ठीक है। तो आज के सेशन में गाइस इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द क्वेश्चंस एंड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, ठीक है। कोई आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती हैं। कोई भी वीडियो अपलोड होता है वो भी आपको वहाँ पर मिलता है, और आप डिस्कस भी वहाँ पर कर सकते हो अपने डाउट्स को। वीडियो से रिलेटेड कोई आपको फीडबैक, कोई सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी प्लीज़ बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो अगर आगे भी तैयारी हमारे साथ आपको करनी है, और दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, नए हो तो जाकर ज़रूर देख लेना, आपके बहुत काम आएंगी, बहुत अच्छा आपका रिवीजन होगा।
तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।